हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम आज आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि किसी को अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, कि स्टेप बाय स्टेप उसको क्या-क्या सीखना चाहिए और किन चीज़ों की नॉलेज उसे होनी चाहिए। तो मैंने कुछ रोड मैप बना रखा है, इसको एक-एक स्टेप करके देखते हैं कि हमें फर्स्ट पे क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। सबसे पहले जाते हैं ऊपर। सबसे पहले आता है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। इसमें क्या है कि आपको कॉटलिन और जावा दोनों में से एक आनी चाहिए, जबकि हम जो अपने बेसिक्स हैं वो जावा में क्लियर करते हैं जो कॉलेज टाइम में होता है। लेकिन अब हम कॉटलिन में भी करने लगे हैं, तो कॉटलिन जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज है किसी भी एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने के लिए। बट जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज है, जो बिग कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट्स बन रखे हैं, वो मोस्टली जावा यूज कर रहे हैं अभी भी, बट वो कॉटलिन में शिफ्ट हो रहा है। तो आपको दोनों में से किसी एक लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप जावा में अगर सीख रहे हो कुछ भी तो उसको कॉटलिन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। लाइक आपने कोई जावा में प्रोग्राम लिखा, उसको कॉटलिन में करना है तो आपको बहुत ईजी लगेगा। उसके बाद आते हैं उप्स कॉन्सेप्ट पे। उप्स कॉन्सेप्ट में आपको सिंपल उप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझना है कि वो क्या है, किस लिए यूज होते हैं, उनकी टाइप्स क्या है, वो सारी चीजें। इसमें क्या आता है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस या मेमोरी एलोकेशन की किसी वेरिएबल्स को मेमोरी कब मिलती है, कैसे मिलती है, बैकग्राउंड पे क्या प्रोसेसेस होते हैं, ये सारी चीजें आपको उप्स कॉन्सेप्ट में क्लियर होनी चाहिए। ये आपके जो कॉलेज में आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो उसमें ये बेसिक नीड होती है, आपको ये उप्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको गिट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वर्जन कंट्रोल जिसे हम कहते हैं। गिट में आपको सिर्फ कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, गिट पे कमिट कैसे करते हैं, पुल पुश और क्लोन कैसे लेते हैं। क्लोन का मतलब है कि आपको गिट पे आपका कोई प्रोजेक्ट पड़ा है उसको अपने लोकल सिस्टम में लेके आना है। तो आप या तो डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आप डाउनलोड करोगे किसी भी गिट प्रोजेक्ट को तो उसमें दोबारा किसी कोड को पुश नहीं कर सकते, अपने कोड को अपडेट करके दोबारा डाल नहीं सकते। आपको नया गिट का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वहां पे डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्लोन यूज करते हैं कि उसमें रेफरेंस डाल देते हैं, जिसकी जो हमारा रिमोट ओरिजिन होता है हम उसको डाल देते हैं। उसके बाद गिट और गिटलैब ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप अदर थर्ड पार्टीज पे भी जाते हो तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, कमांड्स उनकी बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ वो नाम डिफरेंट होता है। जैसे आप गिट यूज कर रहे हो, गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया, बिटबकेट हो गया, या अदर जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट बेसिक उसकी कमांड सही रहेंगी। ये हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग की है कि हमें क्या क्या देखना है। उसके बाद आते हैं हम अपने एंड्रॉयड बेसिक्स पे कि हमें एंड्रॉयड में बेसिक में क्या क्या करना चाहिए। आपने कॉटलिन या जावा दोनों में से कुछ भी आपने एक चीज पढ़ ली, उसके बाद आप डायरेक्ट एंड्रॉयड स्टार्ट कर सकते हो। उसमें क्या है, सबसे पहले आपको एंड्रॉयड के कोर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। जैसे एक्टिविटी हो गया, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कैसे जाते हैं, या फिर अगर हमें मल्टीपल एक्टिविटीज बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, एक्टिविटी हम क्यों यूज करते हैं, एक्टिविटीज में हम डाटा कैसे पास करते हैं, एक्टिविटी के लाइफ साइकिल्स क्या हैं। वैसे ही फ्रेगमेंट्स के लाइफ साइकिल आप पढ़ सकते हो, फ्रेगमेंट क्यों यूज करते हैं। फिर उसके बाद सर्विसेज हमारी क्यों यूज होती हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर्स। आप ये सारी चीजें बेसिक इनके पढ़ सकते हो और इनका एक एक डेमो बना सकते हो। जैसे आपने लाइफ साइकिल का एक डेमो बना लिया तो वहां पे लॉग या प्रिंट करवा के देख सकते हो कि कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है। तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे कि हम कौन सी चीज कब यूज कर रहे हैं और किस लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा यूआई कंपोनेंट्स कि हमने अब ये पढ़ लिया, कोर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब हमें एंड्रॉयड ऐप बना के देखना है। तो बना के देखने के लिए हमें कोई ना कोई यूआई बनानी पड़ेगी। यूआई के लिए आप सबसे पहले लेआउट्स बनाओगे। लेआउट्स में आप पढ़ सकते हो, मोशन लेआउट है जो बहुत ही एडवांस है, एडवांस कॉन्सेप्ट में आती है। आपको अगर लेआउट्स बनानी हो तो आप डायरेक्ट कंस्ट्रेंट लेआउट में जंप कर सकते हो। जो रिलेटिव और लीनियर है वो हम पहले यूज करते थे, अब बहुत कम यूज करते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट थोड़ा लाइट वेट भी होती है, इजी होती है किसी भी यूआई को बनाने के लिए। कहीं पे भी हम अरेंज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, तो आप डायरेक्ट कंस्ट्रेंट लेआउट पे मूव कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कुछ एनिमेशंस चाहिए तो आप कोऑर्डिनेटर लेआउट भी यूज कर सकते हो।
उसके बाद अगर आप कोऑर्डिनेटर लेआउट में कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत एडवांस है यूआई में, कि आपको जैसे स्क्रॉल पे कुछ और शो करना है, हाइड करना है, बहुत सारे कंपोनेंट्स की अलाइनमेंट भी चेंज करनी है, तो आप मोशन लेआउट में मूव कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे यूआई कंपोनेंट, जैसे टेक्स्ट हम कब यूज़ करते हैं, टेक्स्ट फील्ड कब यूज़ करते हैं, बटन्स कब यूज़ करते हैं, चेक बॉक्स, ये यूआई कंपोनेंट्स हैं कि हमें कुछ यूज़र से इनपुट लेनी है तो हम टेक्स्ट फील्ड यूज़ करेंगे, कोई बटन दिखाना है जैसे आप सबमिट का बटन होता है वैसे बटन कंपोनेंट यूज़ करते हो। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आप वो पढ़ सकते हो। ये मैंने 4 ही लिखे हैं, इसके बहुत सारे हैं। जब आप इसमें यूआई कंपोनेंट सर्च करोगे नेट पे तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जो इनबिल्ट होते हैं, या फिर आप एंड्रॉइड के लेआउट में भी जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हमारी बेसिक आते हैं कि हमें कुछ इमेजेस रखने हैं, वो हम ड्राइवर्स में रखते हैं, असेट्स में हम क्या रखते हैं, स्ट्रिंग में हम क्या रखते हैं, डायमेंशंस में, कलर्स में, थीम्स में क्या-क्या चीज़ें रखते हैं। जैसे हमें मान लो 3 या 4 लैंग्वेजेस में कोई ऐप बनानी है तो उसकी स्ट्रिंग फाइल्स अलग बनते हैं। मतलब हम जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स होती है या फिर नेम होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक फाइल में रख देते हैं और उसका हम रेफरेंस यूज़ करते हैं। वैसे ही डायमेंशंस का भी रेफरेंस यूज़ करते हैं, वैसे ही कलर का भी। ताकि हमें कल को कहीं पे चेंज करना हो, मान लो मैंने एक ऐप बनाया जिसमें मैंने बटन रखा है, उसका बैकग्राउंड कलर मैंने अभी रेड रखा है, ठीक है? और मेरे ऐप में वो 15 जगह यूज़ हो रहा है, 15 बटन्स में। तो मैं क्या करूँगा कि एक कलर फाइल बनाऊँगा, उसमें कलर रख लूँगा रेड कलर का। वो रेफरेंस मैं हर एक बटन में दे दूँगा कि इसका बैकग्राउंड कलर इस रेफरेंस का होना चाहिए जो कलर फाइल में है। वो कलर वो पिक करेगा। अगर मान लो मुझे रेड को ब्लू करना है पूरे ऐप्स में, तो मैं करूँगा सिर्फ़ कलर फाइल में जाऊँगा, रेड की जगह ब्लू का कलर कोड दे दूँगा, वो ऑटोमैटिकली पूरे ऐप में चेंज हो जाएगा। ऐसे स्ट्रिंग में है, ऐसे ही डायमेंशंस में है, ऐसे ही थीम्स में है। तो आपको यूआई कंपोनेंट्स के बाद सीधा रिसोर्स मैनेजमेंट देखना है कि कौन-सा फ़ोल्डर किस लिए यूज़ होता है और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आपको ग्रेडल के बेसिक्स पढ़ना है कि ग्रेडल में हम डिपेंडेंसी कैसे ऐड करते हैं। ग्रेडल के अगर हमें कुछ ऐड करना हो या कस्टम टास्क बनाने हो, तो वो कैसे हम बना सकते हैं या फिर हमें कोई इश्यू आता है तो उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है। मान लो आपको बेसिक्स ही पढ़ने हैं सिर्फ़ ग्रेडल के, कि ग्रेडल होती क्या है और इसमें कोड कैसे लिखा जाता है और इसमें कोई अगर हमें थर्ड पार्टी ऐड करनी है तो कैसे करनी है। अगर आपको एडवांस में जाना है तो आप सारे एंड्रॉयड सीखने के बाद एडवांस में जा सकते हो हर एक टॉपिक पे। उसके बाद आती है हमारी परमिशन हैंडलिंग। हमने यूआई भी बना ली, अब हमें परमिशन हैंडलिंग पढ़नी है कि इसमें परमिशन कौन-कौन सी होती है। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी ऐप ओपन करते हो, अगर उसमें कॉल करने का फीचर है, तो हम कॉल की परमिशन माँगते हैं। अगर फ़ोटो क्लिक करने का फीचर है, तो हम कैमरा की परमिशन माँगते हैं। अगर फ़ोटो सेलेक्ट करने का है, तो आप वहाँ पे स्टोरेज की परमिशन माँगते हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें डिफ़रेंस होता है कि रन टाइम परमिशन क्या होती है, नॉर्मल परमिशन क्या होती है। इसमें मैं बेसिक दे देता हूँ कि रन टाइम परमिशन होती है जैसे आपने ऐप ओपन किया, जब आपको नीड है आप यूज़र से परमिशन माँग सकते हो। नॉर्मल परमिशन क्या होती है कि यूज़र से माँगनी नहीं पड़ती, वो सिस्टम ऑटोमैटिकली आपको अलाउ कर देता है, बस आपको डिफाइन करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इंटरनेट की परमिशन। आपने देखा होगा कोई भी ऐप आपके इंटरनेट की परमिशन नहीं माँगता क्योंकि वो नॉर्मल परमिशन है। आप सिर्फ़ मैनिफेस्ट में जाके डिक्लेयर करोगे और वो ऑटोमैटिकली इंटरनेट की परमिशन ग्रांट कर देगा। लेकिन आप वहीं कैमरा की या गैलरी की परमिशन की बात करो, तो हमें सिस्टम अलाउ नहीं करता ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज़ कि कोई भी आपका कैमरा यूज़ कर सकता है कभी भी। तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज़र से परमिशन माँगते हैं कि आप इस ऐप को कैमरा की परमिशन देना चाहते हो या नहीं? अगर नहीं चाहते हो, तो वो नहीं यूज़ करने देगा। वो ब्लैक दिखा देगा या फिर ऐप स्टार्ट ही नहीं करने देगा या फिर जो कैमरा का फीचर है या पर्टिकुलर फीचर वो स्टार्ट नहीं करने देगा। ये हमारे हो गए एंड्रॉयड के। यहाँ तक हमने एंड्रॉयड के बेसिक्स भी क्लियर कर लिए और यूआई कंपोनेंट्स वगैरह हमारा सारा हो गया। मीन्स हम अब यूआई बना सकते हैं। अब हमने एक्टिविटीज़ भी पढ़ ली, फ्रैगमेंट्स भी पढ़ ली, यूआई भी बना लिया। अब हमें थर्ड पार्टीज़ भी ऐड करनी आ गई। अब हम नेक्स्ट जाते हैं नेटवर्क कॉल्स पे, कि हम एपीआई कॉल कैसे करते हैं। मान लो आपको सर्वर से डाटा लाना है। आपने जैसे देखा होगा कि आप कोई भी ऐप ओपन करते हो, उसमें क्या है सबसे पहले होम पेज पे डाटा आता है। हम मान लो एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक मूवी ऐप की। आप ऐप ओपन करते हो वहाँ पे सारी मूवीज़ आती है। वो मूवीज़ का डाटा कहाँ पड़ा है? एक डीबी में पड़ा हुआ है, जो सर्वर पे है। हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सारा डाटा दे दो, वो हमें सारा डाटा लाके दे देता है। तो उसके लिए हम क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क कॉल्स के लिए?
हमारे पास इनबिल्ट भी है, थर्ड पार्टीज भी है। इनबिल्ट है हमारा एचटीटीपी मेथड, जिसने जावा पढ़ी है एडवांस जावा, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि एचटीटीपी के मेथड आपको इनबिल्ट पता होंगे, एचटीटीपी कनेक्शन आप बना सकते हो इजीली। अगर आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसको बहुत ही सेफली यूज करना पड़ता है कि हमें कोई भी कनेक्शन बनाया है उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो आप रेट्रोफिट कर सकते हो या वॉली कर सकते हो। वॉली ओल्ड मेथड है, वो अभी बहुत कम यूज होता है। रेट्रोफिट बहुत ज्यादा यूज होता है। ये अब इसका भी यूसेज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि टोटली रिटर्न है जावा में। तो अब हमारी जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है वो कॉटलिन में मेन फोकस होता है। तो उसके लिए हम कैटोर यूज करते हैं, जो कि कॉटलिन की ऑफिशियल है, मतलब कॉटलिन ने ही बनाई है। तो आप उससे भी एपीआई कॉल कर सकते हो। मोस्टली हमारी दो ही यूज होती है, या तो कैटोर जो नई नई है अभी, इन फ्यूचर वो बहुत स्कोप पे आएगी, और रेट्रोफिट है जो कि अभी हर एक कंपनी ऑलमोस्ट यूज करती है। आप कहीं भी जाओगे नेटवर्क कॉल का अगर कोई क्वेश्चन होगा, तो आपको रेट्रोफिट के बेसिस पे ही पूछा जाएगा। अगर वो कंपनी नए आर्किटेक्चर पे मूव हो चुकी है तो वो कैटोर पे पूछ सकती है। उसके बाद आपने यहाँ पे कर लिया, अब आप एंड्रॉयड ऐप बना चुके हो, आपने नेटवर्क कॉल्स भी देख ली, आपने यूआई भी देख लिया, आपने एक्टिविटीज भी देख ली। अब आप चेक करोगे आर्किटेक्चर, कि अगर हमने अभी क्या है कि हमें एक स्क्रीन बनानी है, हमने बना के छोड़ दी। अब मान लो आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको फोल्डर स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, उसके लिए एक ना एक आर्किटेक्चर पैटर्न यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर है, जैसे एमवीपी है, एमवीसी है, एमवीवीएम है, क्लीन आर्किटेक्चर है, एमवीआई है। तो जो पहले यूज होते थे वो एमवीपी और एमवीसी होते थे। अभी मोस्टली जो मार्केट में अगर आप जाओगे, तो आपको एमवीवीएम क्लीन आर्किटेक्चर के बेसिस पे ही पूछे जाएंगे, और हो सकता है आपको एमवीआई पे भी पूछे जाए। ये टोटली आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे होता है कि आपको कौन सा आर्किटेक्चर यूज करना है। अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है तो आप टॉप लेवल पे जाओगे, जो टॉप पे मैंने लिखे हुए हैं। और आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और आपको मेंटेनर चाहिए, तो आप बिलो 3 में से कोई भी चूज कर सकते हो। उसके बाद आता है डेटाबेस, कि हमें लोकल स्टोरेज भी रखना है। मान लो मैंने क्या किया, मूवीज ऐप का एग्जांपल लेते हैं, कि मैंने होम पेज ओपन किया, वहां पे मेरे पास सारी मूवीज की लिस्ट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ऐप किल करके दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा सर्वर को कॉल कर रहा हूँ, सर्वर मुझे सेम डाटा दे रहा है। तो इस केस में क्या है कि हमें थोड़ी देर के लिए लोडर दिखाना पड़ता है, या फिर प्रोग्रेस बार दिखानी पड़ती है, कि हम अभी सर्वर से डाटा ला रहे हैं, अभी हमारे पास है नहीं। तो कई एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, ऐप ओपन की साथ में मूवीज की लिस्ट आ गई, या जो भी डाटा होता है वो आपका शो हो गया। वो कहते हैं वो डाटा अपने लोकल स्टोरेज में रखते हैं, कि फोन में भी एक हमें डाटाबेस मिल जाता है, हम उसमें अपना डाटा रख लेते हैं। जैसे ही यूजर ऐप ओपन करता है, अगर हमारे पास डीबी में डाटा है, तो वो उठा के दिखा देते हैं, और नेटवर्क भी कॉल कर देते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट है, तो नया डाटा हम लाके डायरेक्टली डीबी में स्टोर करवा देंगे। जब तक डाटा नहीं आता सर्वर से, तब तक हम रूम या फिर किसी भी डाटाबेस से डाटा फेच करके दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम मोस्टली यूज करते हैं रूम, या फिर मोंगोडीबी। सिक्वलाइट थोड़ा सा ओल्ड है, तो हम सिक्वलाइट नहीं यूज करते। सिक्वलाइट की जगह हम रूम यूज करते हैं। इसमें हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं रूम में, तो इसलिए हम सिक्वल अगर करना हो तो रूम हो गया, अगर नॉन सिक्वल कोई डाटाबेस यूज करना हो तो आप मोंगोडीबी यूज कर सकते हो। उसके बाद है प्रेफरेंसेस। अभी मान लो मेरे पास क्या है कि मुझे सिर्फ यूजर का टोकन या फिर यूजर का नेम ही सेव करवाना है, तो मैं उसके लिए एक पूरा डीबी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि डीबी हैवीली होता है, उसके ऑपरेशंस बहुत हैवीली होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रेफरेंस यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या शेयर्ड प्रेफरेंस है या डाटा स्टोर है। ये फाइल सिस्टम होते हैं, कि मान लो आपकी एक फाइल बना के रख देंगे ऐप फोल्डर के अंदर ही, जहाँ पे आपके ऐप इंस्टॉल होते हैं उसमें, वहां से जो भी डाटा होगा वो फैच करके आपको दिखा देंगे। ये थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन हैवी टास्क होता है, ये मेन थ्रेड पे ही चलेंगे। जो हम डीबी से क्वेरीज करते हैं वो हैवी होते हैं, वो बैकग्राउंड थ्रेड पे करते हैं हम। जो डाटा स्टोर है वो बैकग्राउंड थ्रेड पे चलता है, शेयर्ड प्रेफरेंस जो हमारा मेन थ्रेड पे ही चलेगा। तो आप इनके लिए ये भी यूज करते हो, अगर आपको कम डाटा सेव करवाना है, और बहुत ही लाइट वेट कह सकते हो, आपकी बहुत कम है डाटा, जैसे यूजर का नेम हो गया, यूजर का टोकन हो गया, या यूजर का सेशन हो गया, तो आप इसमें शेयर्ड प्रेफरेंस में यूज कर सकते हो। अगर आपको बहुत लार्ज डाटा दिखाना है, जैसे मूवीज की पूरी लिस्ट है, तो वो आप शेयर्ड प्रेफरेंस में करोगे तो आपकी फाइल बहुत लेंथी हो जाएगी। तो उसके लिए आप रूम यूज कर सकते हो, या फिर मोंगोडीबी यूज कर सकते हो, कोई भी डाटाबेस आप यूज कर सकते हो। तो उस केस में आप यहाँ पे नहीं जाओगे प्रेफरेंस में। तो उसके बाद आते हैं
उसके बाद आपने ये सब कुछ कर लिया, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं एंड्रॉइड में, अगर आपने इतना कर लिया है, तो उसके बाद आपको थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा। उसके लिए आप डिज़ाइन सिस्टम पढ़ सकते हो कि डिज़ाइन सिस्टम क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। जो हमने पहले देखा था वो आर्किटेक्चर थे, हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा। ये हमारा होगा डिज़ाइन सिस्टम कि हमारा ऐप कम्युनिकेट कैसे करेगा, एक क्लास से दूसरी क्लास में कम्युनिकेशन कैसे होगी, उसके इंस्टांसेस कैसे बनेंगे। इनके कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न जो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे रिपॉजिटरी डिज़ाइन पैटर्न है, डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न है, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न और बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न। ये मेनली यूज़ होते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको करने हैं तो आप मोर डीप में जा सकते हो, बट जो बेसिक होते हैं वो यही 5 होते हैं, इनमें से ही आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने इतना कर लिया, फिर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ सकते हो। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि आपकी क्लासेस के इंस्टांस कैसे बनेंगे। जैसे मान लो आपने एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेथड बना लिया, अब आपको उस मेथड को कॉल करना है, तो पहले एक उस क्लास का इंस्टांस बनाना पड़ेगा या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर उसकी हेल्प से आप क्लास के अंदर की जितनी प्रॉपर्टीज है उसको असेस कर पाओगे। तो वो जो इंस्टांस बनाते हैं वो जब भी हम स्टैटिक बनाते हैं, तो क्या बैड प्रैक्टिस मानी जाती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि हम डायरेक्टली क्लास का इंस्टांस नहीं बनाते। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि हमें इंस्टांस प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें लूजली कपलिंग हो जाती है, टाइट कपलिंग नहीं करते हम। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जो भी आप यूज करना चाहते हो। डैगर और डैगर टू आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये यूज नहीं होते, बहुत कम यूज होते हैं अभी मार्केट में। जो अभी मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं वो है डैगर हिल्ट, कॉइन और कस्टम डीआई। डैगर हिल्ट आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी पढ़ सकते हो, ये अच्छा है। कॉइन जो है ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ये भी अच्छी है। और कस्टम डीआई है कि आप सब कुछ खुद ही मैनेज करोगे, जो थर्ड पार्टी आपको करके दे रही थी उसकी जगह आप खुद इंस्टांस बनाओगे, उनको मैनेज करोगे। वो आप कस्टम अपना एक डीआई बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि आपको कौन सा इंस्टांस कैसे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, वो सारी चीजें आप खुद मैनेज कर लोगे। आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं रहोगे। तो अगर आपने इतना कर लिया, उसके बाद आप कंपोज में आ सकते हो, जो कि लेटेस्ट है। अभी हमने यहाँ पे जो यूआई कंपोनेंट्स देखे थे, ये जो लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट देखे, ये हम एक्सएमएल में बना रहे थे। यहाँ पे हमें एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ रही थी, जो है एक्सएमएल यूआई डिजाइन के लिए। एंड्रॉयड ने जो है उसको रिमूव किया है। उसको रिमूव करने के लिए इन्होंने कंपोज को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें क्या है कि जैसे आपने अदर लैंग्वेजेस देखी है, जैसे फ्लटर है या रेक्नेट है, उसमें क्या है, कोडिंग और कंडीशन जो भी है, हमारा लॉजिक है या फिर जो हमारी यूआई है, वो एक ही स्क्रीन पे बनती है। तो उसके लिए जेटपैक कंपोज इंट्रोड्यूस है। अगर आप एंड्रॉइड के इतना पढ़ लेते हो यहाँ तक, उसके बाद ही आप कंपोज पे शिफ्ट करो अगर आप फ्रेशर हो। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे, सबसे पहले अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो आपको सबसे पहले एक्सएमएल ही देखने को मिलेगी। अगर उन्होंने कंपोज में शिफ्ट कर दिया तो ही आप कंपोज पे देख पाओगे, अदरवाइज आपको सबसे पहले एक्सएमएल ही मिलेगी। उसके बाद अगर आपने ये सारा कर लिया, उसके बाद आप कंपोज पे शिफ्ट हो सकते हो। कंपोज आपको इतनी टफ नहीं लगेगी, बहुत ईजी लगेगी। अगर आप कंपोज कर लेते हो, कंपोज में सिर्फ यूआई बेसिक्स आप पढ़ लो, स्टेट मैनेजमेंट कैसे होती है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि उसमें फ्रेगमेंट्स नहीं होती। फ्रेगमेंट्स हम यूज कर सकते हैं उसके साथ, बट वो थोड़ा हैवी वेट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल है, कौन सा मेथड कब कॉल करना है, उसके लिए हम साइड इफेक्ट्स यूज करते हैं कंपोज में। और रिकम्पोजिशन कैसे होती है कि यूआई चेंज हो रही है, उसका डाटा कैसे आ रहा है, कैसे यूआई अपडेट हो रही है, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो। इसमें मेनली 4 ही मेन टॉपिक है। अगर आप बिगिनर हो या बेसिक हो, अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो उसके सिर्फ 4 चीजें पढ़ लो कंपोज में, ये बहुत हो जाएंगी। उसके बाद आप एडवांस में जा सकते हो। अगर आपने इतना कर लिया, तो उसके बाद आप एप्स बनाने शुरू करो, जो जो आप जैसे पढ़ रहे हो। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक्टिविटी या फ्रेगमेंट पढ़ी, इसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ कि कैसे हो सकता है, खुद से सोचो कि कैसे कौन सा प्रोजेक्ट बन सकता है। यूआई डिजाइन की किसी ऐप का रेफरेंस लेके उसका डिजाइन कॉपी करने की स्टार्ट करो अभी, कि आप बिगिनर हो। तो उसके बाद अगर आपने इतना कर लिया, तो नेटवर्क कॉल्स करके देखो, बहुत सारी फेक एपीआईज मिल जाएंगी ऑनलाइन, जो कि अवेलेबल रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको यूज करके नेटवर्क कॉल्स कर सकते हो, कैसे नेटवर्क कॉल होती है, कैसे डाटा पास होता है। जैसे जैसे आप एक एक चीज सीखते जाओगे, उसका एक एक प्रोजेक्ट बनाते जाओ, और लास्ट में जब आप सारा कंप्लीट कर लोगे, तो एक अपना एक डिफरेंट फुल ऑफ प्रोजेक्ट बना के जाओ अपने माइंड ऑफ व्यू से। कि मान लो, या फिर आप किसी को क्लोन करना चाहते हो,
तो आप वो कर सकते हो, किसी बड़े ब्रांड को कॉपी करना चाहते हो तो उसका सेम क्लोन बना सकते हो आप अपने हिसाब से। तो ये था एंड्रॉयड डेवलपमेंट का रोड मैप। अगर कोई बिगिनर है उसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखनी है तो ये रोड मैप वो फॉलो कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।